गुड मॉर्निंग। आज के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले जेरम बेंथम जो उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ये कहा कि अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख मिले। निश्चित तौर पर इसी के समकक्ष जॉन स्टुअर्ट मिल लेकिन उपयोगितावादी सिद्धांत के का समर्थक रहे, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता पर और प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है उसके प्रबल समर्थक रहे। इनका जो जीवन काल है, इनका जो जीवन परिचय है, उसके बारे में हम प्रकार से इसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 में इनका जन्म हुआ और 1878 फ्रांस में उनकी मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर जन्म 1806 में लंदन में हुआ और ये भी एक संपन्न परिवार से थे। निश्चित तौर पर उनके पिता उपयोगितावादी जो दर्शन थे, उपयोगितावादी जो सिद्धांत था उसके प्रबल समर्थक थे। उन्होंने उनको हाई एजुकेशन और शिक्षा दिलवाने की पुरजोर कोशिश की और शिक्षा पर जॉन स्टुअर्ट मिल का बड़ा साथ दिया और समर्थन किया। पिता उपयोगितावादी दर्शन के विद्वान थे और उनके पिता का नाम था जेम्स मिल और जेम्स मिल जो स्टुअर्ट मिल के पिता थे। इसी प्रकार उन्होंने शिक्षा पर स्टुअर्ट मिल के पर बहुत ही ध्यान दिया। उन्होंने ग्रीक में भाषा का छोटी सी आयु में, अल्प आयु में ही वो काफी ज्ञाता हो गए थे। अल्पायु में ग्रीक और लैटिन भाषा के बारे में वो परिचित हो गए थे। इसी प्रकार जो दार्शनिक शास्त्र थे प्लेटो और हेरोडोटस, उनके सिद्धांतों का उन्होंने अध्ययन किया। उनका प्रभाव भी मुझे प्लेटो और हेरोडोटस का प्रभाव भी पड़ा, दर्शन शास्त्र का पर प्रभाव पड़ा, तर्क विद्या का उन पर प्रभाव पड़ा। और निश्चित तौर पर उन्होंने दार्शनिक शास्त्र हेरोडोटस और प्लेटो का जो प्रभाव पड़ा उनको आगे देखने को मिला। उन्होंने तर्क विज्ञान, दर्शन शास्त्र और फ्रेंच भाषा का ज्ञान अल्प आयु में ही अर्जित कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सब विद्याओं का ज्ञान अर्जित करके उनके पिता ने उनको एक ईस्ट इंडिया कंपनी में जब वो 17 साल के थे वहाँ पर उनको नौकरी पर कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित करने के लिए उनको बिठा दिया गया और 17 साल की आयु में वो नौकरी करने लगे। लगभग उनकी आयु 35 वर्ष की तब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य किया। लेकिन जल्द ही वो कार्य करने की वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, खराब होता गया और फ्रांस में 1877 में उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अभिप्राय यही है कि वो अल्प आयु में ही काम पर लग गए थे। इस वजह से उनकी आयु उनकी अल्प आयु में जब काम करने लग गए 17 साल की आयु में उनकी मृत्यु 1877 में फ्रांस में हो गई। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही विद्वान थे, प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था थे उसके प्रबल समर्थक थे। तो हम आप उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जो इस प्रकार से है वो देखें। तो बच्चों, जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय के बाद में उनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो देखिए। तर्क की पद्धति पहली पुस्तक है, तर्क की पद्धति। 1843 में इस पद्धति की, इस पुस्तक की उन्होंने रचना की। उसमें तर्क विद्या पर विशेष बल दिया। तो निश्चित तौर पर 1843 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, तर्क पद्धति, जो तार्किक विद्या का अध्ययन हमें सिखाती है। उसी प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एनालिटिक पर्सन, राजनीति में उस समय जो उथल-पुथल हो रहे थे, जो बेंथम के जो उपयोगितावादी सिद्धांत थे, उन्होंने जो व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन किया। क्योंकि एक विद्वान व्यक्तिवादी विचारधारा को एक अवसर बुराई मानते थे, जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा को जेएस मिल एक अच्छा ही मानते थे। तो उन्होंने राजनीति में उथल-पुथल हो रहे उन प्रश्नों का उन्होंने बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करके एक अपनी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक जब 1844 में वो पुस्तक
उसमें उन प्रश्नों का समावेश, उन प्रश्नों के आंसर उसमें दिए गए। निश्चित तौर पर उन्होंने उसी समय 1848 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि बेंथम के द्वारा जो मापन विद्या था, भाई व्यक्ति के सुख और दुख को मापा जा सकता है, और जो अर्थव्यवस्था में भी उन्होंने सुख का एक यंत्र, एक साधन के रूप में उन्होंने माना, उसका अध्ययन उन्होंने अपनी पुस्तक 1848 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत में उसका समावेश किया। उसी प्रकार उन्होंने संसदीय सुधारों पर विचार 1859 में किया, क्योंकि जे.एस. मिल स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर उन्होंने बल दिया। प्रतिनिधात्मक जो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था क्रियान्वित हो, ऐसे सिद्धांतों पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने महिला अधिकार, महिला मतों, महिला की भागीदारी और मताधिकार में उसका समर्थन किया, और निश्चित तौर पर उन्होंने जनतांत्रिक लोकतंत्र का प्रबल समर्थन किया। इसी के तहत उन्होंने संसदीय जो व्यवस्था है, जो सामान्य प्रश्नात्मक जो सुविधा है और सुविधा के साथ साथ जो संसदीय सुधार के बारे में सुधारात्मक प्रयास किए, और प्रश्नों को अपनी पुस्तक 1859 में इसमें दर्शाया गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी, स्वतंत्रता संबंधी विचार 1859 इसमें आता है। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? जे.एस. मिल। आपको चूकना नहीं है, जे.एस. मिल करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको जे.एस. मिल के बारे में बताना है। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की पुस्तक है, या जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। उसके बाद में अगली पुस्तक लिखित प्रतिनिधित्व शासन पर विचार। उन्होंने अपने पुस्तक में एक देश की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन व्यवस्था क्रियान्वित हो, और जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो शासन क्रियान्वित होगा तो निश्चित तौर पर संसदीय और लोकतंत्र को प्रबलता मिलेगी, और जब लोकतंत्र को प्रबलता मिलेगी तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां और लोगों को अधिक से सुख मिलेगा, अधिक से अधिक आधारभूत सुविधाएं अर्जित होगी। उसी प्रकार उन्होंने कहा उपयोगिता के सिद्धांत उनके जो पिता थे मिल, उनसे वो काफी प्रभावित थे, और उन्हें सुख और दुख को मापने का एक यंत्र भी माना। लेकिन उन्होंने उपयोगितावाद से अभिप्राय नहीं था कि जिस चीज की व्यक्ति को इच्छा होती है वो उसके लिए उपयोगी है, और जिस चीज की व्यक्ति को उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, तो वो उसके लिए अनुपयोगी है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उपयोगितावाद का समर्थन किया, और उपयोगितावाद का हमारे पुस्तक में लिखी 1859 में नारी अधिनियम, जो नारी उस समय नारियों पर, महिलाओं पर जो अत्याचार होते थे, उस अत्याचारों का वर्णन 1869 में जे.एस. मिल ने किया। उनकी आत्मकथा लिखी 1873 में उनके जीवन के बारे में। अंतिम क्षणों में अल्पायु में वो कार्य कर लग गए, और 1873 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने किस प्रकार से उनके जीवन उतार चढ़ाव उनके बारे में चर्चा की। उसी प्रकार धर्म पर 3 लेख नाम की पुस्तक लिखी। धर्म 3 लेखों को 3 लेख के माध्यम से पुस्तक का वर्णन किया हम कह सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत ही ज्ञानी विद्वान आदमी थे, जिन्होंने निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन किया। तो छात्रों आपको विदित होना चाहिए कि इनमें से दो पुस्तक पूछ सकते हैं। सबसे पहली पुस्तक ऑन लिबर्टी 1869 में, इसके बाद में आत्मकथा भी आ सकती है, नागरिकता आ सकती है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक में तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे मिल के जो उपयोगितावादी सिद्धांत उसके बारे में हम देखेंगे। मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत में कहा सुखों में अंतर्मात्रा के साथ साथ गुणों का भी होता है। तो मिल ने उपयोगितावादी सिद्धांत में जिस प्रकार से बेंथम ने गुणात्मक और मात्रात्मक में अंतर बताया, उन्होंने कहा सुखों में अंतर्मात्रा के साथ साथ गुणों का भी होता है। सुखों में गुणों के साथ साथ मात्रा का भी होता है। तो मिल के उपयोगितावादी सिद्धांत में लिखते हैं, वो देखिए। तो मिल के उपयोगितावादी संबंधी विचारों में मिल ने कहा कि सुखों में अंतर मात्रा के साथ साथ गुणों का भी होता है।
सुखों में अंतर मात्रा का ही बताया है, गुणों का नहीं बताया है। इसलिए इसका वेतन का जो मात्रात्मक सिद्धांत का खंडन किया है, निर्णय निश्चित तौर पर सुखों में अंतर मात्रा के साथ साथ गुणों में भी होता है। इन दोनों का समावेश वेतन में बताया है, जबकि सुखों में अंतर मात्रा के साथ साथ गुणों का भी होता है। वेतन में मात्रा का ही अंतर बताया है, जबकि निर्णय इन दोनों गुणों का समावेश बताया है। और निश्चित तौर पर वेतन में एक ऑटिसन का एक संतुष्ट सुकर एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। एक मूर्ख व्यक्ति की तुलना में एक असंतुष्ट व्यक्ति होना अच्छा है। इस सिद्धांत को इस प्रकार से उन्होंने प्रतिपादित किया है। निश्चित तौर पर मील की उपयोगिता सिद्धांत में सुखों का मार्ग सब केंद्रित नहीं होता है। सुखों का मार्ग सब केंद्रित नहीं होता है। ये देखें, सुखों का मार्ग सब केंद्रित नहीं होता है। वेतन के मील के उपयोगिता के सिद्धांत में यह कहा है कि वेतन ने मनुष्य को स्वार्थी प्राणी माना है, जो सदैव अपने सुख के लिए कार्य करता है। मील का विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, किंतु वेतन के विपरीत मील का विचार है कि मनुष्य कभी भी सुख का मार्ग सब केंद्रित नहीं होता है। जैसे ये कहता है कि हम ऐसे नहीं चाहते हैं कि सबको सुख मिले, जबकि वेतन ये कहता है कि मात्रा सब केंद्रित होता है। वेतन कहता है सुख प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य होता है, लेकिन जैसे कहता है सुख स्वयं के लिए तो होता ही होता है, लेकिन अगर किसी के दुख में दूसरों को सुखी करे, वो भी उसमें भी हम व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सुखों का मार्ग सब केंद्रित नहीं होता है। दूसरों को सुख देकर अपने आप को सुख या आनंद की प्राप्ति लेना भी उपयोगिता सिद्धांत है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि मैंने सब केंद्रित माना है। उसी प्रकार सुख और दुख का आंतरिक स्रोत भी है। वेतन में सुख और दुख के 5 बाह्य स्रोत बताया, लेकिन मील का मत है कि सुख और दुख एक आंतरिक स्रोत भी है। तीसरा है कि सुख और दुख का आंतरिक स्रोत भी है। सुख और आंतरिक स्रोत भी है। कहने का अभिप्राय वेतन में सुख और दुख को 5 बाहरी स्रोत बताए हैं। सुख और दुख के 5 बाहरी स्रोत बताए हैं। तीव्रता है, स्थिरता है, अनिश्चितता है। जबकि जैसमिन ने सुख और दुख को एक आंतरिक स्रोत माना है। या इसका उपयोगिता सिद्धांत या उपयोगिता विचारधारा के तर्क है या बिंदु है। उसी प्रकार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख व्यक्तिगत नैतिकता का आधार है। वेतन के अनुसार शासन की नीतियों का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत है। मील का मत है कि व्यक्ति को अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया है। तो कहना मतलब वेतन में अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख है, जबकि जैसमिन ने कहा कि मनुष्य को इस कार्य के लिए ही अपनाया है। और निश्चित तौर पर व्यक्तियों ने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया है। इस प्रकार में व्यक्तिगत सुख की अवधारणा का अर्थ करता है। जैसमिन क्या कहता है, व्यक्तिगत सुख का अंत करना चाहता है। वे व्यक्तिगत सुख की अवधारणा का अंत हो जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक सुख मिले, सबको सुख मिले, सबको फायदा मिले। सुख और दुख का मापन संभव नहीं है। वेतन ने यह कहा सुख और दुख को अपन माप सकते हैं, लेकिन जैसमिन ने कहा कि सुख और दुख को मापना असंभव है। इसी प्रकार स्वतंत्रता स्वयं में साध्य नहीं है। वेतन जीवन का एकमात्र उद्देश्य सुख का मानना है। वेतन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि लोगों को अधिक से अधिक सुख मिले, जबकि सुख और दुख चोली-दामन का संबंध है। जहाँ पर सुख होते हैं वहाँ पर दुख भी होते हैं। निश्चित तौर पर वेतन ने 14
और 12 दूर है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है। बैंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप की नीति अपनाया है, जबकि बैंथम ने कहा कि राज्य व्यक्ति के मामले में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जबकि जैस्मिन ने कहा कि राज्य के माध्यम से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सकता है और राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मिल राज्य को एक उपयोगितावादी संगठन मानने की तुलना में उसे एक नैतिक संगठन मानता है। मिल राज्य को एक उपयोगितावादी संगठन न मानकर उसको एक नैतिक संगठन मानता है। बैंथम अल्पसंख्यकों की अपेक्षा करता है, लेकिन मिल अल्पसंख्यकों के प्रति चिंतित है। बैंथम जिनकी संख्या कम है उनकी अवहेलना करता है, जबकि जैस्मिन उनकी अवहेलना नहीं करता है, बल्कि उसका समर्थन करता है। बैंथम गुप्त मतदान का समर्थक है और महिला मताधिकार का विरोध है, लेकिन मिल गुप्त मतदान का विरोधी और महिला गुप्त मतदान का विरोध करता है और महिला मताधिकार का अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का समर्थन करता है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैस्मिन स्वतंत्रता, श्रेष्ठ शासन, प्रतिनिधि शासन और मताधिकार का समर्थन करता है, लेकिन गुप्त मतदान का विरोध करता है। इसी प्रकार मिल के प्रतिनिधि शासन और लोकतंत्र पर विचार या प्रत्यक्ष शासन को आगे देखेंगे। अगला सिद्धांत है मेल का प्रतिनिधि शासन या लोकतंत्र। तो निश्चित तौर पर मेल लोकतंत्र का समर्थन करता है। मेल जैसे लोकतंत्र का क्या करता है, समर्थन करता है। निश्चित तौर पर उन्होंने जो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था है उसको श्रेष्ठ शासन मानता है। उन्होंने कहा कि जब लोकतंत्र होगा, जनता की भागीदारी होगी और लोकतंत्र से अभिप्राय है जनता के लिए जनता का शासन। जब जनता का शासन होगा और जब जनता का शासन होगा तो निश्चित तौर पर जनता अपने व्यस्त मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी और चुनकर सरकार या संसद में भेजेगी। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे लोकतंत्र और प्रतिनिधि शासन को श्रेष्ठ मानता है और प्रतिनिधि शासन में भी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रतिनिधि शासन में भी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको श्रेष्ठ मानती है, क्योंकि ये छोटे राज्य के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र काफी अच्छा होता है, जबकि बड़े राज्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र अच्छा नहीं होता है। और निश्चित तौर पर जैस्मिन कहता है कि छोटे राज्यों के लिए बहुत ही अनुकूलित सिस्टम है, अनुकूलित प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयोगी है। उन्होंने प्रतिनिधि शासन सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया है। मिल के अनुसार इस शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं भाग ले, जिसमें जनता स्वयं भाग ले उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रत्यक्ष जिसमें जनता स्वयं भाग ना ले उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो हम मिल के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है प्रतिनिधि शासन, सर्वश्रेष्ठ शासन। देखिए प्रतिनिधि शासन श्रेष्ठ शासन, क्योंकि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देगी जिसमें व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं गुण प्रधान विकास होता है। तो जैस्मिन ने प्रतिनिधि शासन को सबसे अच्छा शासन बताया है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है।
आधारित ज्ञान का महत्व। राजनीति में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो अनुभवी हो और बौद्धिक हो, जिसके माध्यम से व्यक्तियों को नागरिक शिक्षा मिल सके, व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा मिल सके और व्यक्तियों का नैतिक उत्थान हो सके, जिसमें प्रतिनिधि शासक और शासित दोनों में सामंजस्य हो। तीसरा पॉइंट, व्यक्ति स्वयं अपने हितों का रक्षक है। व्यक्ति स्वयं अपने हितों का समर्थन, मनुष्य अपने अच्छा और बुरा के बारे में अच्छी तरह जानता है। कौन व्यक्ति कौन सा शासन व्यवस्था लोकतंत्र को सफल बना सकती है, कौन सी शासन व्यवस्था लोकतंत्र को असफल बनाती है, तो मनुष्य में समझने की शक्ति है अच्छा और बुरा। निश्चित तौर पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति स्वयं अपने सिद्धांतों का समर्थक है और रक्षक है। उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी प्रकार समर्थक के साथ साथ रक्षक भी है और अपनी रक्षा उनसे स्वयं कर सकता है। इसी प्रकार सब स्वयं राज्य एवं शासक के हित में स्वयं राज्य एवं शासक के हित में एवं शासक के हित में जो प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में जैसे राज्य के लिए भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयोगी है और शासक के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उसमें अच्छा और बुरा और लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से राज्य का और शासक अपने नागरिकों का भला कर सकता है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं व्यक्ति व राज्य के हितों में समन्वय, व्यक्ति व राज्य के हितों में समन्वय। उन्होंने जैसे निर्णय का व्यक्ति और राज्य के बीच में समन्वय होगा, तभी प्रतिनिधि सरकार उन्हें प्रशासन आएंगे, आने वाले समय में चुनाव होंगे तो जीत पाएंगे। अगर व्यक्ति और राज्य में समन्वय नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो आगे कुछ समय बाद में वो अस्थायी हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी और नई सरकार का गठन हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प है प्रतिनिधि शासन। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसमिन ने ये कहा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प है प्रतिनिधि शासन। जिन राज्यों में जनसंख्या कम है, बड़े क्षेत्रों के लिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र उपयोगी नहीं है। छोटे राज्यों के लिए निश्चित स्थान के लिए ये लोकतंत्र उपयोगी है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा भी शासन का संचालन किया जाना चाहिए और जो निर्वाचित प्रतिनिधि है जो शासन में भाग लेते हैं उनके द्वारा भी शासन का क्रियान्वित होना चाहिए, शासन को संचालित होना चाहिए। प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन की सत्ता पर नागरिकों का नियंत्रण होना चाहिए और प्रतिनिधियों पर जनता का नियंत्रण भी होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे का जो प्रतिनिधि शासन है लोकतंत्र पर विचार काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, वो देखिए वो क्या है प्रकार से। छात्रों प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि वो लोकतंत्र के पक्ष में जो सुझाव दिए उसमें जो अच्छाई थी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए काफी अच्छा था, लेकिन उसमें कमियां भी हैं। तो वो हम देखते हैं व्यवस्था विकास की दलीय पद्धति का दोष। जो व्यवस्था विकास जो कानून बनाती है उसमें दलगत राजनीति को बढ़ावा मिलता है। इसमें गुटों में गुट विभाजित हो जाते हैं और गुटों के माध्यम से ये पद्धति हानिकारक हो जाती है। जब गुट बढ़ गए तो अपने पक्ष वालों के लिए अलग कानून बनाएंगे और दूसरे पक्ष वालों के लिए अलग कानून बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें गुटबंदी को बढ़ावा मिल जाता है। व्यवस्था विकास में गुटबंदी को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इसमें एक कमी रही। दूसरी कमी यह है
देखते हैं योगी व्यक्ति प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भाग लेते हैं, लेकिन कभी कभार बाहुबल, भुजबल, धनबल और अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व के माध्यम से योगी व्यक्ति भी सरकार के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जो एक घातक सिद्ध होते हैं। तो निश्चित तौर पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में योगी व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं, जो आम जनता के लिए घातक सिद्ध होते हैं। उसी प्रकार निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण है, जो चुनाव करवाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव किए जाते हैं, निश्चित तौर पर वो आजकल बिकाऊ हो जाते हैं। कभी भी देखो अंत में 2 या 3 वोट होते हैं, वहाँ का प्रशासन ही बिक जाता है। इस आधार पर उसकी आलोचना की जाती है कि निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण है, उसमें भी एक खामियां है, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली स्वतंत्र नहीं है। जो भी कर्मचारी लोग होते हैं उनका वो भ्रष्ट और बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। दूसरा, मताधिकार के संबंध में दोष मत हर व्यक्ति दे सकता है, मत शिक्षित निर्धन अमीर गरीब सब दे सकते हैं, लेकिन उनका जो आंकड़ा होता है उन सबका एक ही मत मूल्य एक ही माना जाता है। जो मानते हैं अमीर पढ़े लिखे और गरीब, उनका मत का मूल्य अलग अलग होना चाहिए। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। स्त्री मताधिकार को विषय जैसे स्त्री के मत का समर्थन करता है, जबकि ये स्त्रियां अयोग्य होती है, उनको सही ज्ञान नहीं हो पाता मत देने का। इससे ये भी एक आलोचना का कारण बना है। गुप्त मतदान प्रणाली का विरोध, खुफिया जो व्यवस्था होती है उन्होंने खुली निर्वाचन प्रणाली पर बल दिया है, जबकि गुप्त मतदान प्रणाली का विरोध करता है, जो एक आलोचना का कारण बना है। ये सब होते हुए भी उन्होंने ये कहा है कि ये अच्छाई के साथ साथ लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र मिल का एक अच्छा सिद्धांत है, फिर भी इसमें कुछ कमियां रह गई है, फिर भी उसमें सुधार करने के लिए काफी गुंजाइश है। सुझाव के लिए दिन कर दिए जाते हैं, उस प्रकार से हम देखें। तो प्यारे छात्रों, प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में मिलने जो सुझाव दिए, उसमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के जो सुझाव दिए उनका लिखता है प्रतिनिधि सभा के सीमित कार्य। पहला है, जो भी प्रतिनिधि सभा होती है उसमें अगर जो प्रतिनिधि प्रशासन में कानून बनाने में सक्षम नहीं है तो उनको उनकी मात्र समीक्षा के बारे में ही या उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दे, ना कि कानून बनाने की। तो उनके लिए एक अलग कमेटी तैयार की जाए या एक अलग कमेटी का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से जो योग्य व्यक्ति है वो कानून बनाए और कानून बनाकर उनकी देखरेख में वो कानून क्रियान्वित हो। तो निश्चित तौर पर एक प्रतिनिधि सभा हो और वो प्रतिनिधि सभा जो कानून बनाती है उसकी देखभाल और उसकी जिम्मेदारी इनके अधीन हो। दूसरा कारण यह है कि कानून निर्माण संबंधी जो भी कानून बनाते हैं उसमें एक ही कमेटी हो, एक पैनल हो और कानून वह व्यक्ति बनाए जो कानून के ज्ञाता हो, और कानून के ज्ञाता होने के नाते वो इस प्रकार से कानून बनाए जो जनहित के लिए हो और जनता के लिए, भलाई के लिए कार्य करने वाले हो। तो एक विशेष कमेटी होनी चाहिए कानून की ज्ञाताओं के द्वारा वो कानून बनाकर जनता के लिए निर्धारण करें, ऐसे कानून जो जनता के लिए बनाई का कार्य करें, जनता के लिए हो। तीसरा कारण है प्रशासनिक अधिकारी संबंधी सुझाव। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी दिए जो अयोग्य है, असक्षम है, भ्रष्टाचारी है, ऐसे व्यक्तियों को प्रशासन में शामिल ना किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। और अगर उनको शामिल भी कर लिया जाता है और वहाँ का अगर गलत कानून बनाते हैं तो उनको उनके पद से पदच्युत कर दिया जाए और उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए, तब जाकर ये एक सफल कानून बन पाएगा। तीसरा जो चौथा है प्रतिनिधि संबंधी सुझाव। जो भी प्रतिनिधि हैं वह
ऐसे प्रतिनिधियों सुशिक्षित हो, योग्य हो और अपने जो पद और पद की गरिमा और संविधान के रक्षक हो और जनता के लिए हितैषी हो, ऐसे व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाना चाहिए, जिससे कि जनता का भला हो और उनका जो विचार है संकीर्ण ना होकर व्यापक हो। ऐसे व्यक्ति को चुनाव या अपने प्रतिनिधि में भाग लेना, प्रतिनिधि में खड़ा करना चाहिए। चौथा जो पांचवा है निर्वाचन प्रणाली में सुधार। निर्वाचन प्रणाली में सुधार के लिए अभी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चुनाव से संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो चुनाव के समय जब चुनाव होते हैं उसमें बिक जाते हैं और जिसका बाहुल्य होता है उसको जीता देते हैं और अल्पसंख्यकों को हरा देते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही योग्य हो। इस पर लगाम कसनी अति आवश्यक है। अगला है खुली मतदान प्रणाली का समर्थन। जैसे कहते हैं कि अगर खुली मतदान प्रणाली होगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति निडरता के साथ अपना मत करेंगे और निडरता के साथ मत करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो धन बाहुबली है, धन बल के माध्यम से अपने दूसरे के वोट खरीद लेते हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है, इसलिए उन्होंने खुला मतदान पर बंद देते हैं। तो ये एक काफी अच्छी पहल है। मताधिकार संबंधी सुझाव में जैसमिन कहता है कि शिक्षित व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होता है, करदाताओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए और महिला अधिकार का समर्थन करते हैं और गुणात्मक मताधिकार का समर्थन होना चाहिए। जैसमिन महिलाओं के मत का समर्थन करता है, भाई औरतें बढ़ चढ़ कर भाग लें, जो करदाता कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उनको मत देना चाहिए और जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करे, जिसके माध्यम से वो एक अच्छी सरकार, सुसभ्य सरकार का गठन करे। निश्चित तौर पर गुणात्मक मताधिकार का समर्थन होगा तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। और निश्चित तौर पर बिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों के जो सुझाव थे वो बहुत ही शोभनीय थे, अच्छे थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। वो देखे निम्न प्रकार से हैं। पहली कमी है प्रतिनिधियों की योग्यता पर अनुचित बल देना। मेल अपने प्रतिनिधि को शैक्षणिक योग्यता बताती है कि वे अत्यधिक उच्च श्रेणी के हो। तो कहने का अभिप्राय यही है कि प्रतिनिधियों की योग्यता को अनुचित बल, तो उन्होंने कहा कि भाई पढ़े लिखे ही राजनीति में खड़े होते हैं, योग्य व्यक्ति ही खड़े होने चाहिए, लेकिन कभी कभार कई योग्य व्यक्ति हैं वो भी अनपढ़ व्यक्ति हैं, वो भी चुनाव जीत जाता है और बहुत समाज सेवा के लिए हितैषी होता है। इसकी आलोचना, दूसरी आलोचना कहानी है प्रतिनिधियों को भत्तों का औचित्य। प्रतिनिधियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं उनका कोई सारांश नहीं निकलता है, क्योंकि प्रतिनिधि प्रशासन के माध्यम से या और कमेटी के माध्यम से अपने जेब भर लेते हैं, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। मताधिकार संबंधी योजनाओं की आलोचना, उन्होंने जनतंत्रीय सदन नहीं बनेगा और उन्होंने कहा कि जो मताधिकार शिक्षित वर्ग है वही वोट दे जो अनुचित है, क्योंकि मत देने का देश का नागरिक होने के नाते जिसकी आयु 18 वर्ष है वो व्यक्ति अपना मत दे सकता है, चाहे वो पागल और दिवालिया न होना चाहिए, बाकी सभी योग्यता होनी चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का दोष, उन्होंने जो मतदान प्रणाली का विरोध किया है, जो अनुचित है कि अनुपातिक मतदान प्रणाली के आधार पर जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं उनका मतदान होता है, जो जैसे राज्यपाल है, राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति है, जो उचित है। इसलिए इस प्रतिनिधि शासन जो मतदान प्रणाली का जो विरोध करते हैं वो एक अनुचित है। इसी प्रकार खुली मतदान प्रणाली का भी विरोध उन्होंने किया, समर्थन किया है, जो एक घातक है। लोकतंत्र को खुले वर्ग में बदलने वाला सुझाव, उन्होंने ये कहा कि जो धनिक वर्ग है उसको मत देने का अधिकार, जो शिक्षित वर्ग को ही मत देने का अधिकार है, जो करदाता है उनको ही मत देने का अधिकार है। ये एक आलोचना का कारण है। निश्चित तौर पर मिल के जो प्रतिनिधि या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो विचार है
काफी हद तक अच्छे दिए हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।